सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडमिक स्टडी हब। सो फ्रेंड, बेसिकली आज की वीडियो में हम BHI C132 के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं रिसेंटली एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें भी सेम चीज़ें हैं, बट ये है कि इसमें आपको लास्ट में कुछ 12 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम भी है, राइट। तो सबसे पहले क्या है, यूनिट फर्स्ट देखें तो इसमें हमने हर एक यूनिट से कुछ कुछ पार्ट ही लिए हैं। ठीक है, तो ये मेन पार्ट्स होने वाले हैं, साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या आप याद कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में वो काम आए। तो यूनिट फर्स्ट क्या है, गुप्त साम्राज्य का उदय। तो गुप्त साम्राज्य की अगर बात करें तो उसका स्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त द्वारा जो गुप्त साम्राज्य है उनका स्थापन हुआ था, वो संस्थापक थे उसके। फिर अगर बात करें उसके प्रमुख शासक कौन थे, तो उनमें सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर आते हैं समुद्रगुप्त, फिर आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। और अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। एक मिनट, चलिए ठीक है। तो जो समुद्रगुप्त है उनको क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने टाइम पर बहुत सारे युद्ध जीते। ठीक है, बहुत सारे युद्ध जीते, बहुत सारी लड़ाइयाँ करी और अपने जो शासन था उसका विस्तार भी किया। और अगर हम बात करें कि इनकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, तो जो प्रयागराज प्रस्ती है, वहाँ के जो स्तंभ है, ठीक है, उसी को बोला गया है प्रयागराज प्रस्ती के जो स्तंभ हैं, वहाँ पर समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, उनके चिन्हों में। नेक्स्ट है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसका मेन रीज़न ये है कि उस टाइम पे जो था ना, साम्राज्य बहुत फला फूला। ठीक है, उस टाइम पे बौद्ध धर्म का भी बहुत अच्छा वो रहा था, फैलाव रहा था। ठीक है, लोगों ने एक्सेप्ट किया, लोग अच्छी तरह से राज्य में अपना कार्यभार संभाल रहे थे। तो लोगों के लिए क्या था, एक खुशी का समय था, इसलिए उसको एक तरह से स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें लास्ट में क्या है, प्रशासन, साहित्य, विज्ञान और कला का बड़ा विकास हुआ। ठीक है, ये रीज़न था इसके स्वर्ण युग कहलाने का, कि उस टाइम बहुत ज़्यादा विकास हुआ इन चीज़ों के अंदर। नेक्स्ट यूनिट है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति। तो गुप्तकालीन यानी गुप्त काल में जो अर्थव्यवस्था थी उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो पहले क्या था कि कृषि मुख्य व्यवस्था था। ठीक है, पहले जो कृषि थी वो मुख्य व्यवसाय थी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी, अगर आप सिविलाइजेशन के लिए बात भी कर लें पुराने टाइम पर के भी, तो सबसे स्टार्टिंग जो है ना, स्टार्टिंग एग्रीकल्चर से हुआ। किसान जो थी, कृषि, वो मुख्य व्यवस्था थी उनकी। सेकंड बात करें तो व्यापार और शिल्प का विकास हुआ वहाँ पर। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था क्या होता है? जिसमें कि समाज को ना उनके काम के आधार पर बांट दिया जाता है। अगर कोई पंडित है, अगर कोई ब्राह्मण है, तो उसको माना गया कि सबसे ऊपर रहेगा वो। ठीक है, अगर कोई राजा है तो वो राजा रहेगा, अगर कोई क्षत्रिय है जो लड़ाई करता है तो उसको क्षत्रिय बना दिया गया। ठीक है, साथ ही कोई वैश्य है तो उसको वैश्य यानी व्यापारी बना दिया गया। और सबसे नीचे आते हैं कौन? जिनको कि आज के टाइम पे लाइक तुच्छ समझा जाता है। ठीक है, सबसे नीचे आते हैं तुच्छ वर्ग, तो उन्हें अभी भी जो कि अछूत माना जाता है कई सारी जगहों पे, अगर देखेंगे आप तो वैसे लोग। तो यानी कि इसको बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया, 4 भागों में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, तो अलग अलग उसमें वो हो गए, विभाजित हुए। और बात करें उस टाइम की खासियत की, तो उस टाइम पे जो थे कालिदास और आर्यभट्टा और जो कि 12 मिहिर प्रसिद्ध जो विद्वान थे। ठीक है, उस टाइम के कालिदास को हम जानते हैं। ठीक है, क्या आपने बहुत पढ़ा होगा ना, ये बहुत अच्छे कथाकार थे, नाटककार थे। ठीक है, आर्यभट्टा को हम जानते हैं। ठीक है, आर्यभट्टा के बारे में आपने पढ़ा होगा। और फिर वराह मिहिर। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध विद्वान थे उस टाइम के बहुत। ठीक है, फिर अगर बात करें निष्कर्ष की, तो गुप्त काल सांस्कृतिक उन्नति का काल कहा जाता है। ठीक है, उस टाइम पे जो था गुप्त काल में संस्कृति बहुत अच्छे से फली फूली। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 3, हर्षवर्धन का साम्राज्य। हर्षवर्धन के साम्राज्य की अगर बात करें तो
पुष्यभूति पुष्यभूति वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन हुआ करता था। ठीक है, अगर राजधानी थी उसकी कन्नौज। ठीक है, चीनी यात्री हेनसोंग हर्ष ने भी एक समय पर इनके वहाँ पर विजिट किया था। ठीक है, इनके साम्राज्य में हर्ष ने धर्म और शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो हर्ष किसके लिए फेमस थे? हर्षवर्धन धर्म और शिक्षा के बढ़ावे के लिए। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो 4 से 6 तक में आप पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत के राज्य कैसे थे, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, वहाँ के मेन शासक वगैरह के। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है पल्लव। ठीक है, पल्लव जो कि थे तो उनकी राजधानी क्या थी? कांची। महाबलीपुरम के मंदिर प्रसिद्ध थे। ठीक है, यानी कि पल्लव की अगर बात करें तो उस टाइम पर क्या थे? उनके टाइम पे महाबलीपुरम के जो मंदिर थे वो बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, वो उन्होंने बनवाए, वहाँ के शिलालेख वगैरह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। चालुक्य की बात करें तो राजधानी थी उनकी बादामी, और पुलकेशिन 2 सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, यानी कि चालुक्य के अगर उसमें देखा जाए शासनकाल में तो वो जो पुलकेशिन थे, पुलकेशिन 2, वो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। ठीक है, अब आता है चोल। ठीक है, चोल वंश, चोल साम्राज्य जिसको हम कहते हैं। तो राजराज चोल और राजेंद्र चोल महत्वपूर्ण हुआ करते थे उस टाइम पे। तो राजराज चोल जो थे वो बेसिकली कौन थे? वो उन पिता थे। ठीक है, और राजेंद्र चोल जो थे वो उनके बेटे थे, यानी यहाँ पे ये पिता और पुत्र की बात है। मजबूत नौसेना थी इनकी चोल वंश के टाइम पे। स्थानीय स्वशासन की अच्छी व्यवस्था थी। अभी हमने राजराज चोल और राजेंद्र चोल के महत्वपूर्ण क्यों थे वो जानते हैं ना। तो राजराज चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल जो थे वो राजवंश के सबसे प्रतापी शासक हुआ करते थे, जिनके नेतृत्व में दक्षिण भारत ने सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना स्वामित्व खड़ा किया। ठीक है, स्वर्णिम काल देखा। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो निष्कर्ष की, तो चोल प्रशासन और नौसेना अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम पॉइंट के लिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूनिट 7 की बात करें तो उत्तर गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसमें सबसे पहले क्या था? भूमिदान की प्रथा बढ़ी उस टाइम पर, भूमिदान करने का। ठीक है, सामान्यवाद का विकास हुआ। सामान्यवाद यानी सामंतवाद का मतलब कि समानता का विकास हुआ। ठीक है, व्यापार में कुछ गिरावट आई उस टाइम पे। सामंतवाद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? तो जो सामंतवाद था ना, बेसिकली ये क्या हुआ करता था कि ये मध्यकालीन के टाइम पर, मध्यकाल के समय पे ये प्रचलित था। तो ऐसी सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक व्यवस्था थी ना, जिसमें कि भूमि और सत्ता स्थानीय सामंतों यानी कि जो जागीरदार हुआ करते थे उनके हाथों में होता था, उनके हाथों में केंद्रित होता था। तो उस टाइम सामंतवाद का बहुत विकास हुआ, कि हर एक एरियाज़ के एक एक वो बन गए, मुखिया बन गए, इस टाइप से कह सकते हैं फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8, राज्य, धर्म एवं संस्कृति। तो उस टाइम पे क्या हुआ? मंदिर निर्माण में वृद्धि हुई, भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ, क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हुआ। ठीक है, यूनिट 9 में अगर पढ़े तो राजपूतों का उदय। अब राजपूत जो थे बहुत फेमस हुआ करते थे, है ना, वो अपने शौर्य गाथा और के लिए बहुत जाने जाते थे, अपने वीरता के लिए बहुत प्रचलित थे। तो गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार आदि प्रमुख राजपूत वंश हुआ करते थे। ठीक है, ये सारे जो हैं, जिसमें चौहान में पृथ्वीराज चौहान को हम जानते हैं। ठीक है, ये रहे यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना। वीरता और युद्ध कौशल के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ये महत्वपूर्ण जो लोग थे कौन थे? पृथ्वीराज चौहान सबसे चर्चित राजपूत शासक थे। ठीक है, और यूनिट 10 में देखें तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ उस टाइम पर। क्षेत्रीय राज्यों के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में, जैसे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद, मराठा और सिख का उदय हुआ। ठीक है, केंद्रीय सत्ता जो थी वो बहुत कमज़ोर होने लग गई थी। ठीक है, स्थानीय
शासकों, जमींदारों और सूबेदारों की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, ठीक है, जिससे भारत की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक तस्वीर थी वो बदल के रख दी गई। यानी कि 17वीं शताब्दी में बेसिकली जबकि बदलाव आया ना, तो जो स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य थे, यानी कि जबकि लड़ाई वगैरह चल रही थी, तो जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उन्होंने ये सोचा कि इस टाइम पे क्यों ना हम फ़ायदा उठा कर कि हम अपना एक वंश खड़ा करें, अपना एक राज्य खड़ा कर दें। तो उस टाइम पे क्योंकि ऑलरेडी शासक बहुत कमज़ोर हो चुका था, तो लोगों को इस चीज़ से बाहर निकलने में ना ज़्यादा तकलीफ़ करनी नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसीलिए जो उस टाइम पे छोटे मोटे जो ज़मींदार वगैरह भी थे और सूबेदार भी थे, वो भी बहुत शक्तिशाली हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय राज्यों के उदय के प्रमुख कारण, ठीक है। तो पहला कारण क्या था, मैंने अभी आपको बताया। पहला कारण ये था कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था उससे पहले, है ना, जब भी ये सारे लोग बाहर आए, शक्तिशाली बने। तो मुगल साम्राज्य का पतन कैसे था कि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी 1707 में। इसके बाद केंद्रीय नियंत्रण जो था वो कमज़ोर हो गया, ठीक है। और फिर प्रांतीय गवर्नरों की स्वतंत्रता की बात करें तो मुगल सूबेदारों और नवाबों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अभी मैंने आपको चीज़ बताई ना। फिर स्थानीय विद्रोह में अगर बात करें तो मराठों, सिखों, जाटों जैसे जो स्थानीय समूह के मुगल अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे ना, उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 11। इसमें है अरब आक्रमण। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो भारत और अरब के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा इससे। यानी कि जब लड़ाई हुई ना, तो क्या हुआ कि कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग यहाँ रह गए। उस चक्कर में जो कि संस्कृति थी उसमें भी बहुत मतलब कि आदान प्रदान हुआ। वहाँ के लोग यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ की संस्कृति को जाना समझा, यहाँ के वहाँ गए तो उन्होंने जाना समझा। यानी कि सेम वैसे ही फॉर एग्जांपल देखें तो जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, है ना, लड़ाई हुई थी, तो क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के पहले लोग थे कुछ इंडिया आ गए, इंडिया के कुछ लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, फिर बाद में वहाँ के हिसाब से ढल गए। तो क्या हुआ, एक तरह से ही संस्कृति का आदान प्रदान हुआ ना। यूनिट 12 की बात करें तो महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी की बात होगी यहाँ पे। महमूद गजनबी की सबसे पहले बात करें तो 17 बार उन्होंने आक्रमण किया। कहाँ पे? भारत पे। इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। साथ ही सोमनाथ मंदिर पे भी हमला किया, ठीक है। तो इनका जो मेन क्या कारण क्या था इनका, कि भारत पे हमला करके इनको कमज़ोर करना है, ठीक है। इनको कमज़ोर करना है, यहाँ के जो मंदिर हैं उनको लूटना है, ये इनका मेन वो था। लेकिन अगर मोहम्मद गोरी की बात करें तो इन्होंने क्या करा, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान पे विजय हासिल कर दी थी, ठीक है। पहले तो बेसिकली हुआ क्या था कि फर्स्ट वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, बट सेकंड वाले में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। इसे ही तराइन का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। और ये तराइन का युद्ध जो है ना बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जाम्स का, तो ये प्लीज़ आप लर्न करिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यूनिट 13 की बात करें तो भूमि, राजस्व और कृषि व्यवस्था, यहाँ पर इसके बारे में बात होगी। भूमि से कर वसूली राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। यानी कि भूमि जो था वो राज्य के आय का, यानी कि कमाने का एक मुख्य स्रोत था, ठीक है। अगर अनाज अच्छा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जो उसका असर है वो राज्य के उस पर पड़ता था, ठीक है। और साथ ही किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। किसान अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि किसान के रहने, यानी किसान के खुद के जिंदा रहने के लिए भी तो उनको अनाज की जरूरत पड़ेगी ना। तो अगर अच्छी भूमि नहीं हुई या अच्छा उनका अनाज नहीं हुआ तो इसका नुकसान दोनों को झेलना पड़ता था। यूनिट 14 की बात करें तो सामाजिक संरचना एवं महिलाएं। तो इस टाइम पे क्या हुआ ना, बेसिकली जाति व्यवस्था मजबूत हुई, ठीक है। लेकिन महिलाओं की स्थिति जो थी ना, वो महिलाओं की स्थिति पहले के हिसाब मुकाबले बहुत कमज़ोर हो गई, है ना, मतलब कि उतनी अच्छी नहीं रही। बाल विवाह और अन्य सामाजिक प्रथाओं का प्रभाव बढ़ा। यहाँ इस टाइम पे क्या हुआ था, बाल विवाह जो थे ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने लग गया। यानी कि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, वैसा वाला हो गया। फिर यूनिट 15 की बात करें तो कला, भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। इसके अंदर सांस्कृतिक साहित्य का विकास हुआ, मंदिर
जो वास्तुकला थे उसमें प्रगति हुई, क्षेत्रीय भाषाओं का उदय हुआ, ठीक है। और उसी टाइम पे अगर बात करें तो जो संस्कृत थी, संस्कृत भाषा वो भी अच्छी तरह से फल फूल रहा था, ठीक है। वो नॉर्मल भाषा की तरह यूज हो रहा था उस टाइम पे। और इसमें महत्वपूर्ण नाम कौन कौन से आते हैं इस टाइम पे, भाषा साहित्य के टाइम पे? सबसे पहले आते हैं कालिदास, बाण भट्ट, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे उस टाइम पे। फिर यूनिट 16 जो कि आपका लास्ट यूनिट भी है, धर्म और धार्मिक प्रवृत्तियाँ। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव बढ़ा, ठीक है। उस टाइम पे तीनों का प्रभाव था। भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ, शैव और वैष्णव परंपराएं मजबूत हुई। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था ना, इनका जब भक्ति आंदोलन के बाद, अगर भक्ति आंदोलन की बात करें तो इस टाइम पे समाज जो था वो इकट्ठा भी हो रहा था, साथ के साथ यहाँ पर जो भक्ति थी लोगों के अंदर वो जन्म ले रही थी, ठीक है। और भक्ति आंदोलन के टाइम पे जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे वो एक एक ग्रुप में आ गए थे, ठीक है। उन्होंने अपनी अपनी यूनिटी बना ली थी, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है, यहाँ पर आपके सारे चैप्टर्स कवर होते हैं, ठीक है। जानता हूँ कि सारे मैं आपके सभी पॉइंट्स क्लियर नहीं करवा पाया हूँ, लेकिन फिर भी जितने करवाए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। और साथ ही अगर आपके पास टाइम है तो आप गूगल पे सर्च करके या फिर कहीं से और भी चीज़ें लर्न कर सकते हैं, है ना। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है, ऐसा नहीं कि मैं बना रहा हूँ तो आपको मेरा ही देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। सो फाइनल एग्ज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला क्या आता है, समुद्रगुप्त और प्रयाग प्रशस्ति, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये 10 टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 12 टॉपिक्स, तो इसको आप ध्यान से देखिए। समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है। उसने कई राज्यों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी विजय का वर्णन प्रयाग प्रस्तुति मिलता है, ठीक है, सॉरी, प्रयाग प्रस्तुति में मिलता है, जिसे हरिसेन ने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था इनके बारे में? हरिसेन ने लिखा था समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? प्रयाग प्रस्तुति में। फिर आती है एक लाइन में, अगर हम मतलब नॉर्मल बात करें इसके बारे में, तो जो प्रयाग प्रस्तुति है वो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का रिकॉर्ड है, ओके। गुप्त काल का स्वर्ण युग, अगर गुप्त काल के स्वर्ण युग की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। गुप्त काल में शिक्षा, विज्ञान, कला और साहित्य का बहुत ही विकास हुआ, ठीक है। आर्यभट्ट, कालिदास जैसे महान विद्वान इसी समय हुए। गुप्त काल भारत की संस्कृति और बौद्धिक उन्नति का स्वर्ण युग का माना जाता है, ठीक है, स्वर्ण युग था। और थर्ड आपका आता है हर्षवर्धन का प्रशासन। तो हर्षवर्धन एक न्यायप्रिय और कुशल शासक हुआ करता था, ठीक है। उसने प्रजा के कल्याण, शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। राजधानी कन्नौज थी उसकी। अगर नॉर्मल बात करें तो हर्ष ने शांति, शिक्षा और अच्छे शासन को बहुत बढ़ावा दिया था, ठीक है। 4 पॉइंट है हमारा चोल प्रशासन और नौसेना। तो चोलों की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो बहुत मजबूत थी, ठीक है, बहुत मजबूत थी। गांव में स्थानीय स्वशासन था, ठीक है। गांव में, हर एक गांव में, जैसे कि आज के टाइम में मुखिया होता है ना, हर एक स्थान पे हर एक गांव के अलग अलग शासन है, तो सेम वैसे ही उनकी नौसेना शक्तिशाली थी और समुद्री व्यापार बढ़ा उस टाइम पे। कब की बात कर रहे हैं हम? चोल प्रशासन के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। चोल दक्षिण भारत के सबसे संगठित शासकों में से एक थे, अगर नॉर्मल उसमें देखा जाए तो। 5वां पॉइंट है हमारे पास सामंतवाद का विकास। सामंतवाद का विकास कैसे हुआ? राजा अपने अधिकारियों और सैनिकों को भूमि दान देता था, ठीक है। बदले में वे राजा की सेवा करते थे, इन्हें सामंत कहा जाता है। भूमि के बदले सेवा की व्यवस्था को सामंतवाद कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामंतवाद क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल आंसर है कि जो भूमि के बदले सेवा करने को रेडी हो जाते हैं उसे सामंतवाद कहते हैं। राजपूतों के उदय की बात करें तो गुप्त काल के बाद कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। वे वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। राजपूत वीर योद्धा और क्षेत्रीय शासक थे, ठीक है। 7 पॉइंट है हमारा अरब आक्रमण। अगर अरब आक्रमण की बात करें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया,
इससे भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ा, ठीक है। और अरब आक्रमण से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध बहुत बड़े थे उस टाइम पे, बहुत ग्रोथ हुई थी उसमें। अगर 8 पॉइंट की बात करें तो महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के बारे में बात आती है यहाँ पे। तो महमूद जो गजनबी थे उन्होंने 17 बार भारत आया था, ठीक है। 17 बार उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था बेसिकली। धन लूटना उसका मुख्य उद्देश्य था, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, ठीक है। मोहम्मद गोरी की अगर बात करें तो ये भारत में स्थायी शासन स्थापित करना चाहता था। उसकी विजय दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, ठीक है। उसकी विजय ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। गजनबी लूटने आया था, लाइक सिंपल लैंग्वेज में देखा तो गजनबी लूटने के लिए आया था, जबकि गोरी जो था वो शासन स्थापित करने आया था। फिर आता है तराइन का युद्ध, है ना, अभी ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको ऑलरेडी। 1191 में प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करें उसके ठीक 1 साल बाद तो 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया, ठीक है। यानी इसमें जो था पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। इसी को तराइन युद्ध कहा जाता है। और साथ ही साथ दूसरे तराइन युद्ध ने भारत में मुस्लिम शासन का मार्ग खोला, यानी कि यहाँ से मुस्लिम लीग की भी नींव रखी गई थी। अब आता है 10th पॉइंट, भूमिदान और कृषि व्यवस्था। अगर इसकी बात करें तो राजा मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो कि वो थे राजा मंदिरों और अधिकारियों को भूमिदान देते थे। यानी कि ये जो थे ना, ये उस टाइम पे पंडित वगैरह हुआ करते थे, जो ये बहुत मतलब इनकी रिस्पेक्ट किया करते थे राजा लोग, है ना, उनकी बात सुना करते थे। तो उनको बहुत सारे भूमि वगैरह दान दिए। कृषि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। तो यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या था ना, जो ये लोग थे, बड़े बड़े लोग थे जिनको ज़मीन राजा देता था, तो ये धीरे धीरे करके ये ज़मींदार बन गए। इनके नीचे इन्होंने लोग रखना स्टार्ट कर दिया काम वगैरह करने के लिए, कर वसूलने वगैरह का काम भी ये करा करते थे। और जो सेकंड बात करें तो कृषि जो था ना, कृषि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कृषि जो था वो मुख्य स्रोत था किसका, आय का, साम्राज्य के आय का। भूमि और कृषि मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार थी, ठीक है, मैंने आपको बताया है, वो पर हमने पढ़ा। 11th पॉइंट है भक्ति आंदोलन। तो भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया गया भक्ति आंदोलन के टाइम पे। जाति और कर्मकांड का विरोध किया गया, सभी लोगों को समान माना गया, ठीक है। यानी कि अगर स्टार्टिंग की बात करी जाए ना, आज के टाइम पे जैसे हम देखते हैं कि भक्ति का मतलब लोग अलग निकालते हैं ना, बेसिकली भक्ति का मतलब लोग निकालते हैं, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू के ही देवताओं की रिस्पेक्ट करनी है, पूजा करनी है। अगर कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी। यानी ऐसा लोगों के अंदर ये गलत थॉट है ना। बट पहले के टाइम पे जो था, उस टाइम पे सभी धर्मों को समान माना जाता था, है ना। आप किसी भी धर्म से हो, आपके गॉड मेरे गॉड हैं, मेरे गॉड आपके गॉड हैं। मीन्स सिंपल सी बात है कि ये जो था एक बहुत अच्छा समय था, है ना, लोगों को समान माना जाता था। भक्ति आंदोलन ने सरल भक्ति और समानता का संदेश दिया, ठीक है। तो भक्ति हमें ना कभी भी ये नहीं सिखाते कि आप ऊंच नीच रखो, किसी के बारे में बुरा सोचो, किसी के बारे में कुछ ऐसा करो। ये समानता सिखाती है हमें, ठीक है, हमें समान रहना है। 12th पॉइंट की बात करें तो कला साहित्य और मंदिर जो थी, उस वास्तुकला, उसके बारे में बात होती है, ठीक है, इसमें बात करने वाले हैं। इस काल में सुंदर मंदिर बनाए गए, ठीक है, वास्तुकला वहाँ की बहुत फेमस थी। और संस्कृति और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। कालिदास और बाण भट्ट जैसे महान साहित्यकार हुए उस टाइम पे, ठीक है। सो ये जो था एक ये काल कला साहित्य और मंदिर निर्माण की उन्नति का काल था। यानी कि ये जो काल था ना, बेसिकली ये साहित्य और मंदिर निर्माण के उन्नति का काल था। तो यहाँ पर आपके जो बेसिकली जो 12th मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर हो चुके हैं, ठीक है। नोट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी 12 पॉइंट्स होने वाले हैं। सो यहाँ तक अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ, ठीक है। मैं सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब फाइनल रिवीजन की अगर बात करें, है ना, ये बहुत शॉर्ट है। फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे कि समुद्रगुप्त के बारे में बात करें। समुद्रगुप्त का जो था गुप्त साम्राज्य का महान विजेता हुआ करता था, ठीक है। प्रयाग प्रस्ती की बात करें तो समुद्रगुप्त की विजय का लेख है, वहाँ से मिलता है हमें।
गुप्त काल की बात करें तो ये भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। और क्यों माना जाता है आपको मैंने बताया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो था शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी हुई, ठीक है, विज्ञान गणित इन सब चीज़ों में लोग बहुत आगे थे। हर्षवर्धन की अगर बात करें तो न्यायप्रिय और विद्वान शासक था। चोल शासक की बात करें तो शक्तिशाली प्रशासन और नौसेना थी उनके पास। सामंतवाद की बात करें तो भूमि के बदले सेवा था सामंतवाद। राजपूत की बात करें तो वीर योद्धा और क्षेत्रीय शासक थे। अरब आक्रमण के बारे में सोचें तो सिंध पर 712 ईस्वी में हमला किया। गजनवी लूट के लिए आक्रमण किया था उन्होंने। गोरी की बात करें तो शासन स्थापित करने के लिए आया था, ठीक है। तराइन युद्ध गोरी की विजय का मार्ग बना। और भक्ति आंदोलन की बात करें तो वो हमें क्या सिखाती है, प्रेम भक्ति और समानता का संदेश देती है। ओके, तो यहाँ पर ये आपके बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो कवर हो चुकी हैं, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से करिए आप। एंड लास्ट चीज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट turn on your bell icon. Okay.